हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSK माइंड एजुकेशनल क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स के टॉपिक पर डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अधिकांश पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। उसका एक पॉइंट रिमेनिंग था, बाकी था, वो है वाटर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर क्या है? वाटर इन हेल्दी एडल्ट पर्सन 60% ऑफ बॉडी वेट इज़ वाटर। मतलब जो बॉडी वेट होता है उसका 60% क्या होता है? वाटर होता है। याद रखना, आपको ये पॉइंट याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 टाइप्स, ये 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में। पहला है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं। ये 2/3 होता है या 66% होता है, और विद इन द सेल होता है। इट इज़ द प्रेजेंट विद इन द सेल। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के बाहर होता है, ये 1/3 होता है, और 33% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होता है। फॉर्म्स ऑफ 20% ऑफ बॉडी वेट। फॉर्म्स 20% ऑफ बॉडी वेट का 20% होता है, और 1/3 और 33% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। ये आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में वापस से डिवाइड किया गया है इसको। इंट्रावेस्कुलर जो वेसल्स के अंदर होता है वो 1/4 होता है, और इंटरस्टिशियल जो 3/4 होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर वो इंटरस्टिशियल होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो सेल्स होती है, जो सेल होती है उनके बीच में जगह होती है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस के अंदर पाया जाता है। जैसे ये जगह है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मैक्सिमम पार्ट है ना, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट। अभी है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? सेरेब्रोस्पाइनल, पेरिकार्डियल, इंट्रा ओक्यूलर और साइनोवियल और प्लूरल स्पेस में पाया जाता है, उसको ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं। वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये याद रखना है। इसेंशियल एमिनो एसिड, पिछली क्लास में हमने एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था। इसमें मैं आपको याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो इसेंशियल एमिनो एसिड है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना है। मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना है, जो 4 एमिनो एसिड है ये अपन को सबको अच्छे से याद हो जाते हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एनालिन। या आपको चारों को याद करना है। क्या करना है? बिना ट्रिक याद कर लेना है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। फिर जो 5 है, 5 की मैंने एक ट्रिक बनाई है, मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, आपको इसको याद रखना है। चाहे तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, या फिर ऐसे अगर कोई याद रखना चाहता है तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? याद ज़रूर रखना है, क्योंकि ये एसेंशियल एमिनो एसिड एग्जाम में पूछते हैं कि, और इसमें डायरेक्ट डिवाइड करना पूछ लेता है कि इनमें कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। अगर आप एसेंशियल याद कर लोगे तो नॉन एसेंशियल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों याद करो तो दोनों याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एसेंशियल दिए हुए होते हैं बुक्स में, तो उनको आपको याद रख लेना है। तो नॉन एसेंशियल डायरेक्ट आप उनसे अगर एसेंशियल एमिनो एसिड अगर आप याद कर लोगे तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड उनसे विभाजन कर सकते हो, उनसे सेपरेशन उनका कर सकते हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कि कौन सा नॉन एसेंशियल है, कौन सा उनका क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक है, मैंने बनाई है, और आप भी अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना सकते हो याद रखने के लिए। 3 ट्राई मैथ वाली हिस्ट्री मैंने ऐसे बनाई है। 3 ट्राई मैथ वाली हिस्ट्री। कौन सी? 3 ट्राई मैथ वाली हिस्ट्री। जो 3 ट्राई मतलब 3 बार कोशिश की और उसके बाद मैथ वाली हिस्ट्री बनी, आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो 5 लास्ट वाले 5 है उसके लिए मैंने बनाया तो 3 फॉर थ्रियोनिन बनाया, ट्राई फॉर ट्रिप्टोफान, मिथियोनिन वाली मतलब वेलिन, और हिस्ट्री मतलब हिस्टिडीन। मैंने ऐसे बनाया, आपको इसको याद रख लेना है। अब है विटामिन वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। अब है सबसे पहले ये विटामिन है। विटामिन, द टर्म विटामिन इज गिवन बाय फंक।
फंक ने ये विटामिन दिया, जो टर्म जो विटामिन नाम है ये फंक ने दिया था। तो ये आपको ये याद रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम है। डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। अब सबसे पहले ध्यान रखना, अपन को जीने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? सबसे पहली चीज़ की क्या ज़रूरत है जीने के लिए? वाटर की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लिखना ऊपर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में ओनली 2 विटामिन आते हैं, विटामिन बी और सी, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर बचे हुए विटामिन ए, डी, ई के वो फैट सोल्यूबल है, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, आपको याद रखना है ऐसे। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या है? विटामिन, जो जितने भी विटामिन बी है उनका ग्रुप होता है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ग्रुप ऑफ विटामिन बी, उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सबसे पहले B1 जिसको थायमिन कहते हैं, इनका जो ये नाम है केमिकल नेम है वो भी आपको याद रखना है। और क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आता है B1, और इनके दोनों नाम याद रखना है कि थायमिन किसको बोलते हैं, B1 किसको बोलते हैं, ऐसे आपको याद रख लेना है। इसलिए मैंने आमने सामने इनका नाम लिख दिया है। तो इनका जो मेन नेम है वो है थायमिन, और B1 इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि B1, विटामिन B1 है, इसको थायमिन बोलते हैं, पहला वाला विटामिन। तो थायमिन है डिजीज। अब इसकी कमी से कौन सी रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं, उनको याद रखना है। पहला है बेरीबेरी, ये आपको सबको पता है, बेरीबेरी, ब्राइबेरी, इसको बेरीबेरी को राइस ईटर डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि चावल खाने लोगों, जो चावल जिस एरिया में जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं उनमें ये फैलता है। इसकी संभावना हो सकती है बेरीबेरी की, क्योंकि ये पॉलिश किए हुए जो चावल खाते हैं उनमें, क्योंकि उसमें थायमिन की कमी हो जाती है बॉडी में। वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी B1 की कमी की वजह से होता है। वर्निक एन्सेफेलोपैथी, वर्निक एन्सेफेलोपैथी के डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है और थायमिन की कमी की वजह से होती है। और क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में क्या होता है? कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें थायमिन की कमी हो जाती है। तो एक तो ये याद रखना कि उनमें थायमिन की कमी की होने की थायमिन की कमी की संभावना होती है। और साथ ही कोर्साकॉफ सिंड्रोम या कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकता है। कौन से? जो एल्कोहलिज्म, क्रोनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट वाला है B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसके रिचेस्ट सोर्स आपको याद रखना, मिल्क, एग, ऑर्गन मीट, जर्मिनेटेड सीरियल, जो जर्मिनेटेड सीरियल्स होते हैं उनमें। राइबोफ्लेविनोसिस, इनकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं। इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, जो ओरल कैविटी का इन्फ्लेमेशन होता है। किलोसिस होता है, जो होठ पड़ जाते हैं उनको किलोसिस बोलते हैं। ग्लोसाइटिस होता है, जीभ का इन्फ्लेमेशन। डिसिबेसिया, सिबेसिस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन। नियासिन होता है B3 जिसकी कमी की वजह से पेलेग्रा होता है, आपको याद रखना है इसको। और ये ट्रिप्टोफान के द्वारा बनता है, और सिंथेसिस बाय ट्रिप्टोफान, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुई है उनमें ये पूछा गया कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान 1 मिलीग्राम नियासिन का निर्माण करता है। नियासिन इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जितने भी विटामिन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म में अहम रोल निभाते हैं। उनसे एनर्जी प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनमें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वर्क करते हैं। अब ये क्या काम करता है? थायमिन VLDL को तो कम करता है और HDL को बढ़ाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके सोर्सेस आपको याद रखना, ऑर्गन मीट, फिश, लेगूम, ग्राउंडनट, मिल्क एंड एग आर पुअर सोर्सेस ऑफ सोर्सेस ऑफ विटामिन। जो मिल्क है और एग है ये इसके पुअर सोर्स है कि किसके? जो नियासिन है उसके पुअर सोर्सेस है। अब है ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन पेलेग्रा डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, यही लिखा हुआ है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन पेलेग्रा डिजीज अकीर। जो पेलेग्रा डिजीज मैंने आपको बता दी, नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है, पेलेग्रा। और इसको 3D करेक्टराइज बाई 3D सिम्टम्स, इसको 3D साइंस भी, जो 3D सिम्टम होते हैं उसके द्वारा भी करेक्टराइज बोलते हैं, इसको 3D बोलते हैं। 3D सिम्टम्स कौन से? डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है। ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है इसको। ये तीनों 3D सिम्टम्स किस में होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये याद रखना। इसको मेज ईटर डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये मक्का खाने वाले लोगों में ज़्यादा होता है, तो ये आपको याद रखना है।
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो लोग मक्का खाते हैं जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा उसमें ये डिजीज हो सकती है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, और ये फंक्शन इसका क्या फंक्शन है? फंक्शन है कोएंजाइम इन विच द इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रेब साइकिल, एसेंशियल फॉर एमिनो एसिड एंड लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट एसेंशियल एमिनो एसिड एंड लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट। ये इसका फंक्शन है, ये फंक्शन भी आपको याद रखना है। डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फुट सिंड्रोम क्या होता है? जो पैर के जो फुट सोल्स होते हैं, फुट के जो सोल होते हैं उनमें क्या होता है? पेनफुल सेंसेशन होता है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होता है, जो कि इस विटामिन की कमी की वजह से होता है। और दूसरी बात ये है कि एक तो विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है, और रीनल फेलियर वाले केस में भी ये होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। ये याद रखना है आपको, कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम। फिर है B6 पायरोडोक्सिन, जिसको अपन बोलते हैं। इसमें मीट है, एग है, योक है, फिश मिल्क, इनमें ये इसके सोर्सेस है। पेरिफेरल न्यूराइटिस इसकी वजह से हो जाता है, इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये आपको याद रखना है। और जो लोग आइसोनियाजेड जिनके थेरेपी चलती है, जो डोट्स थेरेपी चलती है ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट में, उसमें ये सप्लीमेंटेशन के रूप में B6 देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें ये क्या होता है? आइसोनियाजाइड वो क्या इसको कम करता है, इसके एंटागोनिस्ट होता है पायरोड इसके B6 के, तो इसलिए उसको सप्लीमेंटेशन के रूप में ये मेडिसिन भी साथ में देते हैं। कौन सी देते हैं? पायरोडोक्सिन, आइसोनियाजाइड जिनमें थेरेपी चलती है। पेशेंट रिसीविंग आइसोनियाजाइड शुड बी प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री पायरोडोक्सिन बिकॉज आइसोनियाजाइड इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ पायरोडोक्सिन। आपको ये याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार प्रीवियसली एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुई है उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। B9 फोलिक एसिड, विटामिन B9 फोलिक एसिड भी बोलते हैं उसको इसको। और इसका क्या काम है? इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ब्लड सेल एंड न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में अहम रोल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक में ज़्यादा पाया जाता है, एग और फ्रूट्स एंड मिल्क में पाया जाता है। डेफिशिएंसी, अब इसकी कमी की वजह से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, और सीवियर डेफिशिएंसी लीड टू स्टेरिलिटी। ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है तो स्टेरिलिटी को लीड करती है। ये जो प्रेगनेंसी में इसको कैसे देते हैं? फ्रॉम 4 वीक पीरियड टू कंसेप्शन एंड 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे देते हैं इसको। जो प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी के 12 वीक तक देते हैं, और बिफोर 4 वीक पीरियड टू कंसेप्शन, जो प्रेगनेंसी कंसीव की थी उसके 4 वीक से पहले से स्टार्ट कर देते हैं। आपके डोजेज जरूर पूछते हैं एग्जाम में, तो प्रेगनेंसी जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का कई बार एग्जाम में पूछा है। प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, और लैक्टेशन में प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, लैक्टेशन में 150 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं। नॉर्मल एवरेज एडल्ट में 100 माइक्रोग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, और ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बाकी विटामिनों में नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? याद रखनी है। एब्सॉर्प्शन एट टर्मिनल इलियम इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की उपस्थिति में एब्सॉर्प्शन एट टर्मिनल इलियम एब्सॉर्प्शन एट टर्मिनल इलियम इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर की उपस्थिति में ये टर्मिनल इलियम में इसका एब्सॉर्प्शन होता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या फंक्शन है? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और ब्लड सेल सिंथेसिस इसका क्या है? फंक्शन है। तो ये आपको याद रखना है। अब विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन वेजिटेबल्स में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। बेस्ट सोर्स है इसका बेस्ट सोर्स है लीवर मीट है, और अदर सोर्स आर फिश, एग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। अब डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है एक्चुअली? तो सेल होती है उनका आकार सामान्य से अधिक हो जाता है। डीमाइलेशन ऑफ लीजन इन न्यूरॉन, ये भी इसकी वजह से होता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका पर डे रिक्रूटमेंट है 1 माइक्रोग्राम पर डे, 1 माइक्रोग्राम पर डे इसका रिक्रूटमेंट है। अब ये इसकी डोज है हो गई, ये इसका पर डे रिक्रूटमेंट हो गया किसका? साइनोकोबालामिन का या विटामिन B12 का। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका कितना है? 1.5 माइक्रोग्राम, 1.5 माइक्रोग्राम पर डे, ये इसका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसकी रिक्रूटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये विटामिन्स थे। विटामिन्स में जो B कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसके बारे में अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।